काशी कला कस्तूरी के साहित्य दर्पण कार्यक्रम में मैं शबनम आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। मैं चंद्रकला त्रिपाठी आज आपको सोनी पांडे की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाने के लिए आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और कहानी को शुरुआत से ही सुनना चाहिए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपकी हाजिरी मुझे दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल। चूंकि हमारा हर महीने का एक कार्यक्रम होता है साहित्य दर्पण, उसमें हम साहित्य से संबंधित बातें करते हैं। कहानियां हो, उपन्यास हो, नए राइटर हो, इनको मैं बीच बीच में लाती हूँ। तो आज सोनी पांडे जो इंतहाई साधारण परिवार से जिसका ताल्लुक है, और उसने ये एक ऐसी लेखिका है जिसने वही सब कुछ चीजों को लिखा जो उसने बचपन से अब तक वो देखती आई है। साधारण परिवार में जन्म लिया, और उसके बाद कहीं ना कहीं लड़की होने का दंश भी झेला, और लोगों की जबान बंद नहीं होती है, उसको भी उन्होंने महसूस किया, समझा और अपने कलम में उतारा। तो यही वजह है कि उनके कलम में प्रेमचंद की तरह से एक तासीर है। जिस तरह से वो मिट्टी से जुड़े प्रेमचंद थे, और सारी कहानियां, सारा उपन्यास उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। तो वैसे ही सोनी पांडे जी की जो कहानियां हैं, वो भी उनके इर्द गिर्द के माहौल को दर्शाता है। और अगर यूं कहे कि ये जो इनकी कहानी है, बलमा जी का स्टूडियो, बहुत ही चर्चित कहानी है, बहुत ही मशहूर है। और इस पे इनकी बहुत सी कहानियां हैं जो सिर्फ इनके इर्द गिर्द से रिलेटेड है। मुझे चंचला मैम, मुझे लगता है जब मैं सोनी पांडे जी को पढ़ती हूँ, समझती हूँ या जानती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रेमचंद की याद आ जाती है कि एक मिट्टी से जुड़ा इंसान हाँ, मिट्टी की बातें करता है। क्योंकि जब बिल्कुल। जिसकी जिंदगी में अगर बहुत ही पैम्परिंग के साथ, बहुत ही लाड दुलार से अगर जिंदगी पली बड़ी है, तो उसके कलम में अगर वो सुनकर वो चीजें लिखता है, तो वो तासीर नहीं आ पाती है जो खुद उसमें जिया हो। तो सोनी पांडे जी कुछ इसी तरह की लेखिका है। और इनका जो चर्चित कहानी है बलमा जी का स्टूडियो, इसमें बहुत से आपके सम्मान अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो आइए हम सब प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी की जबानी सुनते हैं। इसका पाठ आप करेंगी। कहा। शुक्रिया शबनम, आपने ठीक कहा। सोनी पांडे का जो कथालोक है उसको हम लोग कहते हैं कि एक धूसर कथालोक है। उसमें हमारे देश के गांव और उन गांवों के करीब बसे हुए कस्बे और वहाँ की जिंदगी को देखना, और बड़े अच्छे ढंग से वो देखती हैं। और उसमें एक उनका ढंग है, थोड़ा सा फोटोग्राफिक होता है, थोड़ा सा अ, अति यथार्थवादी होता है, थोड़ा सा वो उसी जिंदगी में जो बदलाव की लहरें हैं उनकी तलाश करता है। तो जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, बलमा जी का स्टूडियो, तो मुझे लगता है शबनम, बलमा से लोगों को कुछ एक टन से बजा होगा सबके दिल दिमाग में, है ना। बलमा जो शब्द है वो बड़ा रुमानी शब्द है ना। और उसमें दोनों के प्रेम की, स्त्री और पुरुष दोनों के प्रेम की एक आजादी शामिल है, एक आजाद लफ्ज है बलमा। और उस बलमा को कथा लेखिका ने किसके जरिए से और कहाँ देखा है, कहानी में चलेंगे तब पता चलेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहानी सुनते हुए आपको लगेगा कि आप एक आत्मकथात्मक हिस्सा सुन रहे हैं। और उसमें सब कुछ है, व्यंग्य है, हास्य बोध है, और मस्ती है, और जो किशोर से जवान होती हुई लड़कियां हैं उनकी जो जिंदगी है, जो गांव में और अड़ोस पड़ोस के संबंधों के साथ गुथ कर आजाद होकर आगे बढ़ती है, तो उसकी बहुत सारी झलकें हैं। और कहानी में इतने सारे रोचक बिंदु हैं, मैं सोचती हूँ कि शायद मैं आप लोगों को उसमें धंस कर और उसकी जो सिफत है उसके साथ मैं आपको सुना सकूं। तो मैं चंचला शुरू मैम, करती हूँ। हाँ बिल्कुल, चंचला मैम, इस कहानी का जो नाम है
उससे लोगों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। तो हम हाँ। लोग आज सुनते हैं कि और जिज्ञासा भी खत्म होगी, और ये भी पता चलेगा कि वो लेखिका किस तरह से साधारण है, और साधारण बिंदु पर किस तरह से वो बात करती है, किस तरह से, जैसे हम्म। आपने कहा कि उसमें धस कर वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से उन्होंने धस कर लिखा भी है। बिल्कुल जी। एकदम। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना शबनम, तो हम अकेले पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कहानी सुनाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे सुनने वाले होते हैं। और ये जो माध्यम है जिस पर हम और तुम आज बैठे हैं, ये माध्यम बड़ा अच्छा है, क्योंकि आज भी लोग सुनेंगे इसको, और जब चाहेंगे तब सुन लें, है ना। तो ये कहानी, मैं इसका कुछ हिस्सा, बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है, तो थोड़े से हिस्से को मैं केवल बता देती हूँ, और उसकी तफसील में न जाकर, कि कहानी में जो कहानी कहने वाली लड़की है, वो उसने अपनी उम्र बताई है 14 साल की, और उसने 10वीं की परीक्षा दी है, और अपनी माँ के साथ अपने गांव आई है। और माँ के गांव आने का प्रयोजन ये है कि उसे वहां पर धान की रुपाई करनी है। वैसे वो लोग मऊ जैसे शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में खेती बाड़ी है और संबंध है, तो गांव आते जाते रहते हैं। और रुपाई करनी है तो जून का महीना है, बरसात हुई नहीं है, होने वाली है। और जो माँ और पिता हैं, इन दोनों की पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ा सा जो वाचक है, जो कथा कहने वाली है, नायिका है, कथा नायिका है, वो थोड़ी सी चीजें बताती है कि वो दो तरह के परिवार हैं। और उसमें माँ की तरफ से वो काफी बातें बताती है कि माँ जहाँ से आई है वहाँ पढ़ने लिखने का बड़ा चलन था, वहां सब पढ़े लिखे थे। और माँ ने गांठ बांध लिया कि वो जहाँ आई है वहां भी पढ़ने लिखने का माहौल बना के रखेगी। तो वो बहुत रोचक ढंग से ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन कहानी का जो हमारा हिस्सा है, मैं वहां से उसको पढ़ना शुरू करती हूँ। गाजीपुर का एक गांव है, अ, परगना पचोतर, छोटा सा गांव है, नाम है सराय मुबारक। देश के तमाम छोटे गांव जैसा ही है। लहलहाती हुई खेती है, हरे भरे बाग बगीचे हैं, ताल तलैया है, सगड़ा है, कोली है। कोली में साइकिल के पुराने टायर को सिटकुन से मार मार कर भगाते नंग धड़ंग बच्चे। इनार की जगत पर गोटी खेलती और खबर खबर झोंटा खजुआती लड़कियां। ये आपने समझा, इनार, इनार मतलब कुआं। तो कुएं की जगत यानी कुएं की जो जगह होती है, वहां पर कुछ कांख में भाई भतीजे को दबाए खड़ा हो तमाशा देखती है। कुछ डाली में अनाज ले बनिए की दुकान से तेल मसाले की खरीद को जाती है। औरतें सुबह शाम नियम से खेतों की ओर निकलती निबटने, और डहर में रुक कर टोह टक्कर इनकी उनकी लेते चलती। मर्द किसानी से निजात पा रात को चौबे जी के बरामदे में बैठ गायकी करते, कभी फगुआ, कभी चैता, कभी भजन कीर्तन। नवयुवकों का भी अपना दल था जो समय समय पर नौटंकी खेलता। और एक बड़ी मजेदार बात इस कहानी में मिलती है, जो गांव का जो एक खिलंदड़ापन है और गांव की जो परिहासमयता, उसके बारे में बताती है। क्या होता था कि जब बरखा नहीं होती थी, यानी पानी नहीं बरसता था, तो शिव जी की पिंडी इनार में रस्सी से लटका कर रात भर कीर्तन होता, इस आस में कि अकबगा के डूबे रहने पर शिव जी जागेंगे और इंद्र को ले खेदिया बरसा कराएंगे। कितनी अच्छा लगता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। कितनी अच्छी तरीके से कहानी, जैसे लगता है कि वो गांव का पूरा माहौल सामने आ गया। एकदम। तो गांव में पिंडी जी। मतलब गांव, शिवलिंग को इनारे यानी कुएं में लटका दिया जाता था, उनको उस कुएं के पानी में बोर दिया जाता था। और लोगों का ये विश्वास था
कि ऐसा होने पर शिव जी को ठंडक लगेगी, वो जाग जाएंगे, और वो जागेंगे तो इंद्र से कहेंगे भैया पानी बरसाओ, मुझे यहाँ से मुक्ति मिले, है ना। तो वो खिदियाएंगे, खिदियाएंगे मैंने पीछा करेंगे। बहुत सारे जो भोजपुरी भाषा की जो क्रियाएं हैं वो गजब है इसका। तो खिदिया के बरसा कराएंगे। मेरे गांव से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर महारे की छोटी सी चट्टी की हुई, कुल मिलाकर 4-5 दुकानें रही होंगी। एक किराने की, एक बिसाते की, कोने में चाय पकौड़ी की, हाँ, झोला छाप डॉक्टर की भी, जो अपने मोपेड से गांव गांव घूमते, इलाज करते। उन्हीं डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बगल में था कथा नायक बलमा जी का स्टूडियो। तो मिले आपको बलमा जी, कहाँ थे वो? तो उनका स्टूडियो था। पहली बार जब देखा था बलमा जी को, उम्र मेरी 14 की रही होगी। शरीर में, मेरे शरीर में भी तमाम तरह के परिवर्तनों का दौर था। खुद को उम्र से ज्यादा समझने की जिद थी मुझे, और मैं उसी में ऐठी अपनी माँ का हाथ थामे दुकान के बाहर बिछी चौकी पर बैठ गई। मर्दा से जीप में बोरियों की तरह ठूस कर लाई गई मैं बैठकर अभी खुलकर ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि अंदर से दांत निपोरे, हाथ में लोटा गिलास लिए बलमा निकला। मुझे हंसी आ गई। दुबला पतला, लच 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 लचकता बलमा, लाल रंग की टी शर्ट और सटकहवा नीला जींस पहने, माथे तक लटकती जुल्फें, खैनी सुरती के कोप से झौसी करियाई दंत पंक्तियां, गले में धारीदार ललका गमछा लपेटे आकर सामने खड़ा हो गया बलमा। अम्मा का पैर छूकर गिलास रख लोटा लिए सामने के नल में पानी लेने चला गया। पानी गिलास में ढार कर अम्मा को भेदी पानी दिया और मेरी तरफ लोटा बढ़ा कहा, बहनी तुम लुटवे से पी लो। भयंकर उमस में ठंडा पानी पीकर जान में जान आई। हाल चाल पूछने के बाद बलमा ने पूछा, गांव कैसे जाएंगी मलकिन? अम्मा ने कहा, पैदले। गांव अभी 1 किलोमीटर था और मेरी तो जान सूख गई। बलमा ने मेरी ओर देखा और अम्मा से कहा, चलिए हम छोड़ देंगे, उन्हें जाना है। अम्मा तैयार हो गई। हम उसकी फटफटिया राजदूत से, जो पूरे रास्ते फटे बांस के कर्कश भोपू की तरह बजता रहा, चले। गांव के बाहर अपने बाग तक पहुंचे ही थे कि अम्मा ने कहा, रहे द बाबू, अब हम चले जाएंगे। कहकर अम्मा ने दांत दांत दिखाया, आभार व्यक्त किया। बलमा कभी मुझे देखता, कभी अम्मा को। शायद कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। हम घर आ गए। अम्मा ने ताला खोला, हाथ मुंह धोकर मैंने चाय बनाई। हमें देखने बगल के चाचा के यहाँ से हमें देखते ही दूध आ गया। बड़की अम्मा आकर बैठ गई। ललई चाचा की माई भी आकर पीढ़ा लेकर बैठ गई। अम्मा की तो बैठकी लग गई। सब ने चाय पी। धीरे धीरे लड़कियों को खबर लगी। रूना, गीता, सीता, सुधा सभी आधम की। रात के खाने की चिंता नहीं थी। हमेशा की तरह हम लोग मऊ से पूरी सब्जी लेकर चले थे। लड़कियों ने इशारा किया तो मैं अम्मा से पूछकर धीरे से बाहर आ गई। काले काले मेघ सरपट हमारे गांव की ओर भागते चले आ रहे थे। देखते देखते अंधेरा छा गया। बस बुन्नी आने ही वाली थी। मुझे देख बगल की बड़की माई ने कहा, वाह बेटी, ऐलू तो ऐलू बरखा ले ऐलू, जिया मोर रानी। आशीष देकर अपने जानवर खोल पलानी में भी बांधने लगी। हम कुंवर बाबा के चौतरे पर बैठ गए। बगल में गोड़ी ने भरसाएं नहीं झोंकी थी। बरसात में लवना का अभाव रहता था। घर की रोटी बनाए कि सबका दाना भूजे, मैं सोचती रही। गीता ने टोका तो मेरी तंद्रा टूटी। तुमको बलमा छोड़ गया? हाँ, कह मैं उसका मुंह ताकने लगी। तुमसे किसने कहा दीदी? मैंने पूछा। पिंटुआ बता रहा था, उसने मुंह लटका कर कहा। मुझे ध्यान आया, पिंटू कैंची साइकिल चलाते हुए बगल से गुजरा था। लड़कियां आज अप्रत्याशित ढंग से चुप थी। मैं सोच में थी कि माजरा क्या है। सुधा ने कहा, बेचारा गांव तक आया,
तो चाची को दाना पानी कुछ तो पूछ लेना चाहिए था। वो तो खासी नाराज लग रही थी। रूना और नाराज। ये चाची के पास ना तनिको व्यवहार नहीं है। क्या सोचेगा बेचारा। उसका मुंह और लटक गया। और सीता ने तो हद ही कर दी, आंख नचाकर कहा, तुम तो बहुत सट के बैठी थी। सब मुझे चील की तरह घूरे जा रही थी, जैसे मिनट में घोट जाए। मेरा माथा घूम गया। हो गया धमाका। मैं तनकर खड़ी हो गई, कमर पर हाथ रखकर युद्ध की मुद्रा में भौं गुस्से में तान कर कहा, मतलब क्या है तुम्हारा सुधा दी। मेरा पारा सातवें आसमान पर था। तुम लोग बहुत गंदी हो। कहकर मैं पैर पटकते घर में लौट आई। मन अपमान से जला जा रहा था। पहली बार चरित्र पर उंगली उठी थी ना। मेरी तो रुलाई फूट पड़ी। हद है। शक्ल से लुच्चे लफंगे दिखते आदमी के साथ। छी। मेरा मन गुस्से से कसेला हुआ जा रहा था। गुस्सा निकलना ही था। अम्मा बाहर बरामदे में बैठी बेना हाँक रही थी। साथ साथ बादल को घिरते देख मुक्त कंठ से कजरी गा रही थी। कैसे खेलन जेबे सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नन। मैं धम से आ चौकी पर बैठ गई। क्या जरूरत थी आपको बलमा के साथ आने की। मैंने चिल्लाकर पूछा। अम्मा ने बेना हाँकना और गाना दोनों फट से बंद कर दिया। उनका चेहरा खिंच गया। मेरी तरफ चिंता से देखकर पूछा, क्या हुआ। मैंने सब कह सुनाया। अम्मा ने केवल इतना कहा, मौगड़ा है, गलती हो गई, नहीं आना चाहिए। फिर हम खा पी कर सो गए। अगली सुबह उजाला छिटकते गीता मेरे सिरहाने आकर खड़ी हो गई। आहट पा मैं जग गई। अंगूठे से जमीन की मिट्टी कुरेदते हुए उसने कहा, चलो बाहर घुमाते हैं। मेरी तरफ देखकर कहा, अंजोर हो रहा है। ये जो अंजोर हो रहा है, तो गांव में तब घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करती थी, तो दोनों वक्त स्त्रियां शाम को अंधेरा होने के बाद और सवेरे अंधेरा रहते जाती थी खेत। मैं चल पड़ी। अम्मा लौट आई थी। आकर नहा रही थी आंगन में। हम रास्ते भर चुप रहे। आज मुझसे वो हाथ भर दूरी पर बैठी, बार बार मेरी ओर देखती और कुछ कहते कहते रुक जाती। हम लौट कर दातुन ले बाहर नीम के चौतरे पर बैठ दातुन करने लगे। सामने वाले ढेला भैया गाय लगा रहे थे। दूध छर्र छर्र की आवाज के साथ बाल्टी में गिर रहा था। सीता झाड़ू ले घर बुहार रही थी। बीच बीच में कनखिया से हमें देख लेती। टोले के छोटे लड़के लड़कियों का खेल पराते शुरू हो गया था। रात भर बरखा हुई थी। आसपास गड्ढों में पानी भर गया था। बच्चे नंग धड़ंग छप छपात खेल रहे थे। हम दातुन कर बाहर अंगना में मुंह धोकर घर में लौटे। अम्मा चाय बनाकर खाना चढ़ा चुकी। लोटा से 2 गिलासों में चाय ढार कर हम छत पर चले गए। मौसम अब भी सुहावना था। बादल आसमान में जमे हुए थे। मेरा प्रिय मौसम। मैं द्वार की तरफ मुंह करके बैठी चाय पीने लगी। गीता सुड़ सुड़ करके चाय पी रही थी। मुझे उसकी आवाज करके चाय पीने पर गुस्सा आया। घूरते देख वो आवाज धीमी कर पीती रही। वो मुझे देखकर मुस्कुराती और लजा जाती। उसकी इस हरकत पे मुझे हंसी छूट गई। मैं अभी हंस रही थी कि उसने कमर के पास से सलवार में से मुड़े तुड़े कागज निकाल कर मेरी हथेलियों पर रख दिया। बेबी, तुमको विद्या माई की कसम, केहू से कहना मत। मैंने भौहों के इशारे से पूछा, है क्या ये। वो लजाकर लाल हो गई। धीरे से कहा, चिट्ठी। मैंने तपाक से पूछा, किसकी। मेरी हथेलियों पर उसने चिट्ठियों की गठरी रख दी और शर्मा कर कहा, पढ़ लो। मारे कुतूहल के मेरे पेट में गुड़गुड़ी मच गई। दिमाग में सीटी बजने लगी। कहीं दूर हवा में लहराया हो जो प्रेम से भरा मस्त दुपट्टा। मैं द्वार पर नीम पर पड़े दोपलिया झूला पर बैठी जैसे हवा से बातें कर रही हूँ। मेरे हाथ में पहली बार किसी का प्रेम पत्र था। झट खोल में पढ़ने बैठी। और ये क्या, सब के सब खून से लिखे। लिखता हूँ खत खून से, स्याही न समझना।
मरता हूँ तेरी याद में, जिंदा न समझना। अगले खत में एक और शायरी। काली काली साड़ी में कढ़ाई नहीं फबती, गोरी तेरी याद में जवानी नहीं कटती। खत की पूरी भाषा सी ग्रेड सिनेमा की। मेरा मन खराब हो गया। 14 की उम्र में प्रेम पत्र का सुकोमल आकर्षण तार तार हो गया। लिखने वाला खासा चालाक था, अपना नाम नहीं लिखा था। मैंने धीरज से पूछा, किसने लिखा है? उसने घुटनों में सिर छिपा लिया। मैंने कोहनी से ठेलकर दोबारा पूछा, बताओ भी, किसने लिखा है? और एकदम से लाज छू मंतर ही हंसते हुए मेरे गले में हाथ डालकर कान में कहा, बलमा। सुनते ही मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये दूध से उजली चिकनी लड़की और वह लोफर मजनू बलमा। मैं उसका मुंह ताकती रही कि नीचे से अम्मा की आवाज आई, अरे तनी खेत में से नेनुआ लेती आओ बेबी, बाबूजी आने वाले हैं। मैं बेमन से डाली ले गीता संग द्वार के खेत में पहुंची। अब गीता खुल चुकी थी। चहक चहक कर बता रही थी कि पिछले मेले में बलमा ने गुलाब की महक वाला सेंट दिया था। एक कलम दी थी स्कूल के रास्ते में मिला तो। एक रुमाल दिया था जिसमें दिल छपा हुआ था। और कुसुम की शादी में जब फोटो खींचने आया था तब दिया था उसने रुमाल। वो बोलती रही और मैं खोज खोज कर नेनुआ तोड़ती रही। हल्की फुहार पड़ने लगी थी। हम सिर ओढ़नी से ढक घर की तरफ भागे। वह अपने घर में घुस गई, मैं भागी अपने घर में। 10 बजे तक बाबूजी आ गए। अम्मा बता रही थी उनको कि रात तो गोड़ तोड़ कर बरखा हुई तिवारी जी, आना सुफल हुआ, कुल खेत रोपा जाएगा। देखते देखते रोपनी करने वाले मजदूरों से द्वार भर गया। जवान लड़कियां और औरतें। अम्मा ने रोपनी का अंगुआ निकाल कर सबको बताशे बांटे। सब के सब पानी से भींगी, शरीर पर चिपके कपड़े, माथे पर सिंदूर की रेखा बहकर पूरे जोगिया रंग में रंगाया चेहरा, हंसती गाती माटी पवन सी वे श्रमशील औरतें मेरे द्वार को रज गज किए उमंग से भरे मौसमी गीत गा रही थीं। अम्मा की विशेष मांग और चाय के आश्वासन पर भुल्लन बो ने कहरवा शुरू किया, के मोर जइये रे पुरबी उर्बी पुरबिया रे जान, आए कोई मेरो जई है कलकतवा रे जान। इन गीतों को सुनकर मेरा मन उल्लास से भर गया। सबने चाय पी भरुके में। औरतों का आधा समूह तो बाबूजी के साथ कुटी वाले खेत में चला गया, आधा अम्मा के साथ द्वार में। घर खाली। तब सुधा और रूमा भींगते हुए मेरे घर में घुसी। मैं खुश हो गई। अकेले बोर हो रही थी। 10वीं पास कर लिया था, 11वीं की किताबें लेकर आई थी, पर मन था कि गीता और बलमा जी के लव स्टोरी में अटका था। रूमा, सीता, गीता, सुधा सब पृथ्वीपुर साइकिल से पढ़ने जाती थी। जून का महीना होने से सबके स्कूल बंद चल रहे थे। वो आई तो राहत मिली, चलो कुछ गीत इनसे पूछकर लिखती हूँ, ये सोच डायरी और पेन लेके बैठी। काले रंग की सुनहले किनारे वाली मोटी डायरी देखकर दोनों मुंह बाए आंख फाड़े मुझे आश्चर्य से देखने लगे। ये तो बहुत महंगा होगा बेबी, रूमा ने कहा तो मैं हंस पड़ी। अरे नहीं दीदी, किताबों के प्रकाशक हर साल बाबूजी को स्कूल में बहुत सारी डायरी दे जाते हैं, उन्हीं में से कभी कभार हमें भी मिल जाती है। मैंने दोनों से वादा किया, अगली बार आप दोनों के लिए डायरी लेकर आऊं। लड़कियां खुश हो गई। मैंने गाना पूछा तो दोनों अपनी अपनी गाने की कॉपी देने की बात कहकर बात टाल गई। मैं समझ गई कि आने का उद्देश्य तो कुछ और है। अभी वो खुलती कि रूमा का भतीजा आकर उसको बुला ले गया कि माँ बुला रही। रह गई सुधा। सुधा का सांवला चेहरा लंबी मुस्कान से खिल उठा। क्या बात है दीदिया, मैंने पूछा तो गीता की तरह वो भी लजा गई। सिर घुटनों में, मेरा माथा ठनका। आगे उसकी कमर से भी सलवार में गांठे चिट्ठियों की पोटली, वही खून से रक्त रंजित प्रेम पत्र, मरने जीने रात भर करवटे बदलने की बातें। मैंने मुंह बुचका लिया। वो रो रही थी। हम उससे बहुत प्यार करते हैं बेबी,
कल जब तुम उसके साथ आई मेरा कलेजा जल गया। उसके आंसू झरझर बह रहे। इन लड़कियों के लिए गले में कैमरा टांगे जुल्फे लहराते पान चबाते चलने वाला बलमा हीरो था। मेरी नजर में शहर का सड़क छाप मजनू। मेरी हंसी छूट गई। मन में आया कह दूं, अरे उस बंदर के साथ आप सोच भी कैसे सकती हैं। पर बुद्धि ने काम किया, संभल गई। अरे नहीं दीदी, वो तो मुझे बहन ही कह रहा था। वह गहरी सांस छोड़ राहत भरी मुस्कान संग तपाक से बोली, सही में? मैंने उसी अदा से उत्तर दिया, सही में। दोपहर होने को आया था। बादल थे कि गांव में आकर जमे थे, चारों तरफ बिछलहर। सांप बिच्छू भी प्रकट होने लगे। अम्मा छाता ताने भन भनाती जा रही थी, कब से कह रही हूँ पैखाना बनवा दीजिए, सुनते ही नहीं। अब लड़की इस मौसम में कहाँ जाएगी। ठंडी हवा का झोंका खिड़की से आ रहा था। मैं खटिया खींचकर खिड़की के पास जाकर बैठ गई। पानी तेज हो गया और बौछार अंदर आने लगी तो अम्मा बाबूजी का गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। खटिया समेत मुझे खींच कर भड़ाक भड़ाक खिड़की लगा दी। मैं चुप लगाए बैठी रही, इसी में कुशल था। अम्मा बरामदे में बोर्शी में अहरा सुलगा खाने की तैयारी में लग गई। बाहर मूसलाधार बारिश जारी थी। रह रहकर बिजली कड़कती और धड़ाम से कहीं जाकर अंधेरा छा गया। मैंने लालटेन जलाकर बाहर बरामदे के ताखे पर रख दिया। आंगन के ताखे पर डिबरी जला आई। अम्मा बाहर कोली की तरफ बाहर बाहर झांक आती। बाबूजी की चिंता साफ झलक रही थी। मैंने आटा गूंथ कर रख दिया। अम्मा आग में आलू टमाटर भूनने लगी। चूल्हा खुले आंगन में था, इसलिए आज भौरी चोखा अहरे पर लग रहा था। चिंता मुझे भी हो रही थी। घड़ी में देखा, अभी शाम के 4 ही बजे थे और सबके खपरे चंचला, के हाँ। आप थोड़ा दाहिने आ जाइए, आप बहुत किनारे हो जा रही, थोड़ा सा दाहिने हो जाइए और सेंटर में हो जाइए। नहीं नहीं, इधर इधर दाहिने साइड और हो अच्छा। जाइए। जी जी। हाँ। और मैं अपने सभी व्यूवर्स को, सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, इतनी खूबसूरत कहानी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कहानी पढ़ने का जो एक रस्म है, जो एक रिवाज है, वो फिर से चालू हो और लोग पढ़ें और सुने। जी। चिंता मुझे भी हो रही थी। घड़ी में देखा, अभी शाम के 4 ही बजे थे और सबके खपरेल आंगन से धुआं उठने लगा था। अब मैं भी रह रहकर कोली की ओर झांक आती। अचानक बाबूजी आते दिखे तो माँ बेटी के जान में जान आई। बाबूजी भीग कर लथपथ, कपड़ा उतार हाथ मुंह धोकर बरामदे में खटिया पर रेडियो लेकर बैठ गए। अम्मा ने चाय बना कर दिया। मैं कमरे में लौट आई। रेडियो पर बीबीसी से समाचार लगा। बाबूजी न्यूज सुनने लगे। रेडियो घरघराता तो चारों तरफ घुमाकर सिग्नल ठीक करने लगते और अंत में हार कर बंद कर दिया। दोनों बोरसी में मिलकर भौरी सेकने लगे। कमरे में लैंप जला मैं किताब ले पढ़ने बैठ गई। रूमा अपनी गीतों वाली कॉपी ले आई। हम गीत लिखने लगे। अचानक कॉपी से सरक कर मुड़ा हुआ एक कागज मेरे सामने गिरा। रूमा मेरी तरफ पीठ किए चंपक पढ़ने में मगन थी। मैं कागज खोलकर पढ़ने लगी। हद है महाराज, सामने छलिया बलमा का आज तीसरा रक्त रंजित प्रेम पत्र। अम्मा ने आवाज दी। मैं झट से कागज को कॉपी में छिपा चारपाई से उठ खड़ी हो गई, एकदम सावधान की मुद्रा में। माँ हाथ में टार्च लिए खड़ी थी। उसने पूछा, बाहर जाओगी? मैंने नाम में गर्दन नचाया। वो चली गई तो मैंने राहत की सांस ली। कागज निकाल रूमा को दिखाकर पूछा, ये क्या है? और बदले में वही गीता और सुधा वाला उत्तर सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। मन में उथल पुथल मच गई। बड़ा धूर्त है बलमा, एक साथ मेरे टोले की 3 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाए है। रूमा उसके उपहारों के किस्से सुनाती रही। वही पेन, वही सेंट, वही रुमाल, इधर भी उधर भी। रूमा चली गई। सुबह से 3 प्रेम पत्र और एक प्रेमी की कहानी सुनकर दिमाग का दही हुआ जा रहा था। कभी मन होता जाकर सबके घर कह दूं और बलमा की जमकर धुनाई करवा। फिर ख्याल आता, लड़कियों की तुड़ाई तो पहले होगी और बदनामी अलग से। मैं सोचती रही। अम्मा ने सोचा मैं पढ़ रही हूँ। खाना लाकर खटिया पर रख दिया। मेरी आंखें तनाव से भारी हो गई। भूख न जाने कहाँ चली गई। मुझे भूख नहीं अम्मा। अम्मा के निहोरा पर मुश्किल से एक भौरी खाई। बरसात की रात,
बाहर नीम पर झिंगुरों की झंझनाहट और जीव जंतु की तरह तरह की आवाजें माहौल को डरावना बनाए हुए। ये गांव में रात है बरसात की, है ना। तो रात 8 बजे बिजली आई तो राहत मिली। घड़ी में 8 बज रहे थे। एक ही कमरे में पंखा होने से हम तीनों की खटिया वहीं लगी। मेरी बेचैनी का आलम यह था कि मिले बलमा तो उसका मुंह कूच दूं। बच गई थी सीता, नहीं तो वो तो बेचारी गाय है। सामने दीवार पर टंगे कैलेंडर में कृष्ण राधा संग रास रचा रहे थे। बीच में राधा कृष्ण और किनारे किनारे गोपी कृष्ण। सवाल जो उछल को दिमाग में कर रहा था कि बलमा की राधा कौन, अभी कितनी उसके मुंह पाश में। सोचते विचारते जने कब नींद लगी पता नहीं चला। सुबह नींद जब खुली अम्मा बाबूजी की लड़ाई सुनाई पड़ी। अम्मा फटे हुए भोंपू की तरह चिल्ला रही थी। कहते कहते मुंह छिला गया पर इनके कान में रुई पड़ी है। और उधर से बाबूजी का भी पलटवार था। मैं बिस्तर पे आधी जागी आधी सोई। कोहराम सुन डर के मारे उठ बैठी। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर गई तो आश्चर्य हुआ। 8 बज रहे थे और कोठरी में उजाले का नामो निशान नहीं। मैं आंख मलते खिड़की के पास पहुंची। ये क्या, इतनी मूसलाधार बारिश कि द्वार गढ़ी में तब्दील। सामने वाली आजी गाल पर हाथ धरे चिंता मग्न, पशु घुटने तक पानी में खड़े रंभा रहे थे। दिन है कि रात कहना मुश्किल। आकाश से प्रलय बरस रहा था। भीतरी बरामदे में आई। सामने आंगन का हाले आलम ये था कि चूल्हा डूब गया था पानी में। ये तो गनीमत थी कि आंगन नीचे था, वरना अब तक वैतरणी घर में घुस चुकी होती। तुलसी मैया अपने ऊंचे आसन पर बारिश के गिरते धार से दब कर उलर कर पसर गई थी। लौकी कोहड़े की बेल जरूर मगन थी। आंगन से छत तक फैली बेलों को मैं देखने लगी। अचानक अम्मा चिल्लाई, अरे तिवारी जी कीड़ा हो। और मैं लपक के बरामदे की चौकी पर। बाबूजी चौके से कूद कर लब से कोने में खड़ियाजे गोजी पर झपटे। कीड़ा नाली के रास्ते तैरता आंगन में घुसा चला रहा। कि दरवाजे से हाथ में दूध का लोटा लिए चले आ रहे ललई चाचा हो हंसते हुए बरामदे में दाखिल हुए। लोटा झट चौकी पर रखकर पट बाबूजी से गोजी छीन सांप को उधर ही ठेल दिया जिधर से वो आ रहा था। अम्मा की तरफ देखकर हंसते हुए, तू हूं न भौजी, डोढ़ा देख के इतना चौकर रही हो, करई देख लेती तो बेहोशे हो जाती महाराज। लोटा का दूध ले चुल्हानी पीढ़ा खींच बैठ गए। अम्मा ने मौसम देख बरामदे में उठौना चूल्हा डाल दिया था। गुलठी की आंच पाकर अब तक पूरा चूल्हा आधा सूख भी चुका था। लैलई चाचा अम्मा की इस कला की तारीफ करते करते चुल्हानी पहुंच गए। ए भौजी, तनी चाय पियावा जल्दी। साला बुन्नी हंस पड़ा था कि जाड़ा लागे लागल। वो अम्मा से कहते कम, मुस्कियाते ज्यादा। बाबूजी गुस्से से कुढ़ रहे थे। मऊ होता तो कोई अम्मा से ऐसे बतियाता, अब तक लात मार के भगा दिए होते। पर ये तो गांव था, अपने लोग। घर का मुख्य द्वार सुबह खुलता तो राती को बंद होता। आदमी तो आदमी, मन चाहे तो कुत्ते भी आंगन में टहलाएं, ऐसा गांव। अब बाबूजी की घोर मजबूरी का आलम यह था कि चौकी पर हाथ में इंडिया टुडे लिए बैठे चाचा को 10 मिनट से घूर रहे थे। मैं ताके से मंजन ब्रश ले बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ दांत साफ करने लगी। अंततः बाबूजी का धीरज टूट गया। अरे क्या मऊ गई करते हो यार। चौकी की ओर इशारा करके बोले, यहाँ बैठो चाय आ जाएगी। चाचा गमछा झटकते चौकी पर आकर बैठ गए। मैं माँ के पास पहुंची। तब तक 4 गिलासों में चाय छन चुकी थी। चाचा बाबूजी को चाय दे मैं बाहरी बरामदे में आकर लकड़ी की हत्थे वाली कुर्सी पर पैर रखकर चाय पीने लगी। पानी से नहाए हुए नीम पर चिड़ियों के कई घोंसले थे। सबसे नीचे गौरैया का घोंसला। 3 छोटे छोटे बच्चे चोंच खोले चाव चाव कर रहे थे। गौरैया के पंख का पानी बार बार झटक रहा था। बच्चों की रखवाली कर रही थी वो, और उनके चारों ओर खुदक रही। मैं इसे मगन होकर देख रही थी कि पीछे किसी के मकान के गिरने की बड़ी तेज आवाज आई। चीख पुकार रोना चिल्लाना मच गया। जिधर से आवाज आई थी उधर लोग दौड़े हुए चले गए। औरतें बच्चों को बाह पकड़ पकड़ कर भीतर कर रही थी। अम्मा भी बाहर निकल आई। मैंने पूछा, क्या हुआ। किसी का घर गिरा लगता है। अम्मा घबरा रही थी। और सीता रूमा सुधा सब की सब
अपने सलवार का पांचा उठाए मेरे घर की तरफ दौड़ी चली आ रही। आते भींगते छत पर मैं भी पीछे पीछे हो ली। हम छत पर पूरब के कोने में खड़े थे। सामने हृदय विदारक दृश्य था। कच्चा मकान ध्वस्त हो चुका था। पूरा गांव देखते देखते उमड़ पड़ा चन्नर साहू के द्वार पर। अंदर फंसे लोगों को लड़के हड़बड़ तड़बड़ डांड मुरेर की लकड़ी खपड़ा हटाकर निकाल रहे थे। घर की बूढ़ी औरत आगे की कोठरी में सोई रही होगी, उसका माथा फूट चुका था, खून से लथपथ थी। वो पहली लाश थी जो बाहर निकली। मैं देख नहीं पाई, घबरा कर नीचे चली गई, मगर लड़कियां वहीं डट कर देखती रही। विनाश लीला के बाद बरखा के तेवर फिर नरम हुए और दोपहर होते होते बारिश बंद हो गई। घर आंगन में ठहरा पानी उतरने लगा। सगड़ा तालाब तालाब लबालब भर गए। खेतों में रोपी फसल गर्दन तक जलमग्न। मेंढक की टर्र टर्र थी चारों ओर बिछलहर। चमरोटी भरोटी हरोटी में भी कच्चे मकानों के गिरने की खबरें आ रही थीं। और चन्नर साहू की माँ और बेटी के 2 अबोध बच्चे मलबे में दबकर मर चुके थे। बाकियों को मंगल दल के लड़कों ने जान पर खेल कर बचा लिया। आनन फानन में चंदा लगा ट्रैक्टर पर लाद कर मरदह ले जाया गया उन्हें। वहां से जिला अस्पताल गाजीपुर। बाबूजी थैली का रुपया झाड़ आए थे। आते ही मऊ जाने को तैयार। अम्मा ने पूछा, और बाकी खेत कैसे रोपाएगा? पैसा खत्म हो गया, नजरें चुराते कहते बाबूजी अंदर चले गए। बाबूजी 2 दिन बाद रुपया लेकर आने को कह गए और गांव में मातमी सन्नाटा था। पीछे से जोर जोर से रोने की आवाजें रह रह कर आने लगती। मन विचलित हो जाता। किसी ने दिन में खाना नहीं खाया। बाबूजी भी चले गए। अम्मा ने शाम को लालटेन जलाते हुए कहा, मेरा मन भी नहीं है खाने का। मैंने मृत्यु का पहला विभत्स दृश्य देखा था। दुखों और अभावों के बीच खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद देखी थी। घर क्या गिरा, उस गरीब के जीवन का पर्दा ही उठ गया। पुरखों की मर्यादा पर पैबंद साटे जैसे वो अपना अपनी इज्जत मर्यादा बचाते चले आ रहे थे, पर बरसात ने सब बहा दिया। जो भीतर का निकल कर सामने आया वो एक भूखा नंगा सच था और कुछ नहीं। गांव न होता, अपने लोग न होते तो शायद आज ये कुनबा उजड़ चुका होता। साहू जी बेहोश थे। औरत की कमर टूटी थी। दोनों बेटे बगल के चाचा के दालान में सोने से बच गए थे। दोनों 14-16 साल के। बहन घायल थी। गल्ला झाड़ झूड़ कर बमुश्किल 1,000 निकला था। कुछ माँ के गहने, कुछ गांव और कुछ अपने लोग। जीवन की जंग जारी थी। पूरे दिन गांव में यही चलता रहा। ललई चाचा की माई टुचुर टुचुर चलती आई। हाफती हुई बरामदे की सीढ़ियां चढ़ती उन्होंने अम्मा को आवाज दी, अरे बबुआ बहू कहाँ हो? आवाज सुन अम्मा बाहर निकल आई। कुर्सी खींच उन्हें बैठाया, खुद भी बैठ गई। देखकर गोद में पोते दबाए ढीला की माई भी आ गई। थोड़ी देर में बड़की माई भी आ गई। सब लोग शोकाकुल थे और साहू के परिवार की चर्चा कर रहे थे। लड़कियां भी धीरे धीरे जुटी। गीता दीदी चिंतित थी, कल पूनम की बारात आएगी उपधियाने में, क्या जाने कल क्या होगा। भद्राही है, बरसेगा ही, रूना तुनक कर बोली। शुभ शुभ बोलो, गांव की इज्जत है। सीता दीदी जोर से टपकी, सब सटक गई। सुधा दीदी ने धीरे से कहा, बरखा बुन्नी में दिने नहीं रखना चाहिए था ब्याह का। सीता दीदी फिर डपटी, अब जब पंडित बताएगा तभी ना दिन रखा जाएगा। फिर सब चुप हो गए। उस रात खा पीकर सब मेरे ही घर में सोई। एक भयानक रात का अंधेरा था और सुबह का स्वागत नीम की शाखाओं पर कुदकती चहकती गौरैया ने किया। अल सुबह लड़कियां अपने घर लौट गईं। मैं गीता दीदी के घर जाने के लिए अम्मा से पूछकर निकल गई। सीता दीदी का परिवार हमारे कुनबे का संपन्न परिवार था। उनके चाचा प्राइमरी में हेडमास्टर थे और चाची गांव की प्रधान। मैं पहुंची तो आशय ताड़ चाची अंदर ले गई। छोटी चुन्नी ने पानी छत पर पहुंचवा दिया। इस घर में हमारा बहुत मान था। दोनों भाभियां खाना बना रही थी। सीता दीदी औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी कुछ देख रही थी। आहट पाझट तकिए के नीचे रख दिया। मैं आकर उनके पास बैठ गई।
शैतान छोटी चुन्नी उनके उठ बैठते ही तकिए के नीचे का रहस्य उद्घाटित कर मेरी हथेलियों पर रखकर हंसने लगी। ये देखो जीजा जी का फोटो। सीता लजा गई, चोरी पकड़ी गई थी। और तब वे और भी तस्वीरें दिखाने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी हैं, जीजा झट पसंद कर लेंगे। उनके गोरे लाल गाल लाल हो गए। वो तो है बेबी। बलमा की खींची फोटो तो कमाल की होती है। लंगड़ी लोली लूली से भी लोग धोखा खा जाए, ऐसा फोटो बैठाता है कि पूछो मत। खड़ी रहो स्टूडियो में और बाग में पहुंचा देगा। वह खुली हुई जाड़े की धूप की तरह दमक रही थी। आंखें उसके नाम से मयूर बनकर नाच रही थी और मेरा तो खून उबल गया। बलमा नाम का जीव वो बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। दीदी इसमें क्या कमाल है, ये तो सब कंप्यूटर से होता है। मेरी बात सुनते ही वो चिढ़ गई। अंदर से चुन्नी भाभी को आवाज दी, छुटकी बन्नी चाय ले आइए। सीता ने पिनक कर कहा, उसके ऐसन फोटो बनारस में नहीं उतरती, बड़की भाभी कह रही थी। बड़की भाभी बनारस की थी। फोटो अच्छी खींचता है कि वो अच्छा है? मैंने उनको कुहनियाया। वो शर्म से लाल। मैं आंखें मटका रही थी। भाग तू भी। वो थोड़ी देर ठहरी, फिर फट उस अलमारी के कोने से किताबों के बीच से एक कागज निकाल लाई। ये देख, उसने मुझे खून से खत लिखा था। मैंने खून कर देखा, वही पुराना राग, लिखता हूँ खत खून से। मैं हंस पड़ी। बहुत शातिर है ये बलमा, मुर्गी के खून से चिट्ठी लिखकर लड़कियों को मूर्ख बनाता है। वो नाराज हो गई। अच्छा, तुम्हारी नाक सुंघनी मशीन है जो जान गई कि खून किसका है? मैं हंसे जा रही थी। तभी चुन्नी सबको बाहर चाय दे हमारे लिए भी लेकर अंदर आई। मैं चाय पी रही थी कि गीता बुलाने आई, चलो चाची बुला रही है। मैं घर आई। थोड़ी देर में हमारे घर में अम्मा के वीर हनुमान ललई चाचा मजदूर मिस्त्री पकड़ लाए। ईटा हाथे में उतर गया। गिल्ली बालू ट्यूबवेल लिंटर लगाने के लिए आया, जो काम भर का यहाँ मिल गया था। सीमेंट भी आ गया। जमीन नम थी। आधे घंटे में हाथे में पाखाने की नींव खुद गई। अम्मा महान बाबूजी की जेब से 5-5 सौ की 4 नोट भांज चुकी थी। कुछ चौराधा पहले का, जिद की पक्की। माताजी ने देखते देखते एक दिन में पाखाने की दीवार उठवा दी। शाम को मर्दर से नीले रंग का कमोड भी आ गया। अगले दिन शाम लिंटर की तैयारी थी। तीसरे दिन लिंटर लगकर तैयार। बड़की माई देखकर जल भून गई। बाबूजी को खबर गई कि मलकिनियां सब काम अपने मन का करती। चौथे दिन बाबूजी प्रकट हुए। देखते ही ललई चाचा गोड़ छू सरक दिए। जानते थे अगला दृश्य क्या होगा। मैं पानी दे किताब लेकर बैठ गई। डर के मारे मेरी हालत खराब थी। मालूम नहीं कितना बड़ा वाक युद्ध होने वाला था, मल्ल युद्ध भी हो सकता था। अम्मा पखाने की छत पर पानी डलवा रही थी तरी के लिए। बाबूजी हाथे में पहुंचे, घूम कर निरीक्षण किया। तुमको तनिको धीरज नहीं है? थोड़ा इंतजार कर लेती। इस साला ललैया घटिया क्वालिटी का कमोद ले आकर बैठवा दिया। देखना साले भर में टूट फूट जाएगा। वो भनभना रहे थे, मगर उनकी आवाज की नरमी बता रही थी कि काम उन्हें पसंद आया। अम्मा ने धीरे से कहा, आपका न 9 मन गेहूं होता न राधा नाचती और लड़कियां इनके उनके घर छिछियाती थी ना, ये ठीक था? बाबूजी क्या जवाब देते। गांव हमारे लिए किसानी के दिनों की सराय मात्र था। सुविधाओं का संसार शहर में बसा कर बाबूजी गांव को लेकर उदासीन थे, मगर अम्मा सजग थी। यहाँ जो था अम्मा के प्रयास का प्रतिफल था। दूसरे दिन सवेरे किरण फूटते ही सीता दीदी की अम्मा घर में खड़ी हुई। ए अम्मा जी, ए बहन जी, 8 बजे ले झट से तैयार हो जाइए। अम्मा झाड़ू लगाना छोड़ उनके सामने आ खड़ी हुई। कहाँ जाए कि है जी भी नहीं है, कहकर उनके चिंतित चेहरे को देखने लगी। चितवा को देखे ओकर सास लेहड़ लेके आ रही है जी महारे पर। आपके देवर आपके भाई के साथ चलने के लिए बोले हैं। लोगों को तो जानती है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कहकर बाबूजी को दरवाजे की ओर से कहने के लिए चली गई। अम्मा झटपट खाना बना तैयार होने लगी। लाल कोटा की साड़ी जिसका किनारा काले और सुनहरे रंग का था, अम्मा पहन बीच माथे पर लाल रंग का इंगूर का टीका लगा। जब कमरे से बाहर निकली, पहले से सिल्क का कुर्ता, खादी की चौड़े पाट वाली धोती, सदरी, बंगाली गमछा लेके
बैठे बाबूजी ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहा, चलिए मेम साहब। अम्मा लजा गई। बस इतना भर देखा है हमने उनके बीच का प्रेम, कभी माँ बाप को एक जगह बैठे हुए नहीं देखा। अम्मा का व्यक्तित्व तो बेहद भव्य। बाबूजी जब खुश होते तो उन्हें मेम साहब कहते। सब जीप में बैठकर बड़ी गोपनीयता से निकले थे। उनके जाते ही गीता दीदी टोह लेने मेरे घर आई, पीछे रोमा और सुधा भी। मुझे तो सख्त मनाही थी, बड़ी सफाई से मैं बात टाल गई। वहां महारे पर पहले से तय था कि किस मंदिर में लड़की को दिखाना है। मंदिर के बरामदे में दरी बिछ गई थी, दरी पर नई चादरें डाली गई थी, ठंडा मिठाई समोसा की व्यवस्था कर ली गई थी और अम्मा और सीता दी की माँ चुपचाप कोने में बैठी लड़के वालों की बाट चुप रही थी। 10 बजे एक जीप और एम्बेसडर कार आकर मंदिर के सामने रुकी। मर्द लपक कर गाड़ी के पास पहुंच हाथ जोड़ खड़े हो गए। जीप में से 10 मर्द, 6 छोटे बड़े लड़के उतरे। कार में सबसे पहले 55 साल की लंबी चौड़ी महिला निकली। औरत का रौबदार चेहरा देखकर मर्द तक सहम गए। आगे की सीट पर औरत की गोद में लगभग 13-14 साल की लड़की बैठी हुई थी। वह भी निकली, हाथ पर झटक कर सीधा करने लगी। वह लड़के की छोटी बहन थी। औरत ने पीछे बैठी औरतों को बाहर निकलने का इशारा किया। 3 की सीट पर 5 कोच कोच कर बैठाई गई थी। बेचारी घूंघट संभालती बाहर निकल लंबी चौड़ी औरत के पीछे खड़ी हो गई। सीता के बड़े भाई ने बड़ी औरत के पैर छुए और झुक कर कहा, चलिए आप लोग ऊपर। औरतों का समूह आया, मर्द उनके पीछे आए। देखकर ऐसा लग रहा था कि घर में मातृसत्ता का ही सबसे ज्यादा प्रभाव था। भाई भाग भाग कर सबको चाय पानी कराने लगे। मिठाई ठंडा समोसा चलने लगा। लड़के के पिता ने डकार ली और आदेश दिया, हे तिवारी जी, जिस कारज के लिए आए हैं पहले शुरू किया जाए। सबकी सांसें जहां की तहां अटक गई। बड़के भैया नीचे गए। थोड़ी ही देर में दोनों भाभियों संग पीले रंग की साड़ी में सिर झुकाए सीता पहुंची। अब तक मौन बैठी बाकी औरतों में हरकत हुई। एक ने घूंघट उठाकर कहा, यहाँ बैठाइए। सामने सास थी, कहने वाली घर की बड़ी बहू थी। इस कदर घूर रही थी जैसे कौवा शिकार को घूरता है। दुबली पतली सीता बीच में सास के सामने बिठा दी गई। थोड़ी देर लड़की को घूरने के बाद नाक फुलाते हुए लड़की की माँ ने कहा, रुगिया है काजी, बड़ी पातर है। सबकी सांस गले में अटक गई। अम्मा ने सुना तो झट से उत्तर दिया, हम भी तो ऐसे ही थे बहन जी जब ब्याह हुआ। लड़की की छोटी बहन को देखकर कहा, और आपकी बबनी भी तो ऐसी ही है। सास की भौहें तन गई। वो पूछने लगी, तनी बताओ साग में रस्सा कैसे लगेगा। सीता का मुंह एकटक देख रही थी। अम्मा ने हंसकर कहा, बता दो बच्ची। सीता जमीन में नजरें गड़ाए धीरे से बोली, साग में रस्सा नहीं लगता। बाबूजी का पारा चढ़ गया। आपके यहाँ ये मिसेज जी करेली और रसेदार बनता है क्या। यह सुनते ही सब हंस पड़े। सास पिनक गई। कोने में पति को ले जाकर कुछ समझाया बुझाया। वह आते ही मर्दों से बोली, चलिए हम लोग जरा नीचे चलकर जरूरी बात कर लेते हैं। बाबूजी की तरफ देखकर, यहाँ मेहरारूओं में हम क्या बैठे। मर्द उठकर चले गए। लड़के की माँ सीता के पास आकर नंगा झोरी करने लगी। सिर का पल्ला उठाकर पीठ से लेकर गर्दन तक देखा। साड़ी उठाकर पैर देखे, घुमा फिराकर चेहरा और हाथ, मुंह में उंगली डालकर दांत गिने। अम्मा और चाची अंदर ही अंदर फुफकार रही थी, अभी कुछ बाकी है कि हो गया। अम्मा सख्त थी। उधर से भी जवाब तनाक से आया, सुनिए मास्टर आइन, एक थरिया लेने जाते हैं तो 4 बार बजा के देखते हैं। अवजिए बता देती है कि कितना ठोस है। घुरते हुए सीता की तरफ आंख दिखाकर, ये तो हमारे लाख टके के लड़के का मामला है, बोरा से रुपया उछले हैं पढ़ाने में। अम्मा रुआंसी हो गई। लड़की पक्ष की औरतों का कलेजा बैठ गया। उधर की औरतें आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी। अब तक मौन तमाशा देख रही लड़के की छोटी बहन ने सीता से कहा, ए भाभी एक ठो गाना सुनाइए। चाची की तो बाँच खिल गई। हे बबनी को भाभी पसंद आ गई लगता है। लड़की बिल्कुल माँ पर गई थी। तुनक कर कहा, पसंद नहीं होती तो अम्मा इतना देर देखवे नहीं करती। सभी हंस पड़ी।
सीता ने भी लंबी सांस ली। भाभीियों की बांझ खुल गई। चाची चहकने लगी। अम्मा ने मन ही मन शिव जी को माथा नवाया। लड़की ने फिर कहा, गीतिया गाइए न भाभी। सब ने हमें हाँ मिलाया। अम्मा ने आरंभ किया, शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। सीता के साथ भाभियां भी गाने लगी। और जब ये हर्षोनाद वरदों के हाथ में पड़ा, कान में पड़ा, तो चाचा और बाबूजी मगन हो गए। इधर भी लेन देन तय हो गया। पंडित से लगन दिखाना शेष रह गया। सभी ऊपर आए। लड़के के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, माया जाल बटोरिए, देखिए बरखा बुन्नी का दिन है। सीता की सास ने लड़कों से कहकर गाड़ी से फल, मिठाई, कपड़ा निकालने का आदेश दिया। सीता के सिर पर लाल बनारसी साड़ी धरकर सास ने खोंचा भरा, अंगूठी पहनाया, 1000 रुपए का सगुन दिया और सबको सगुन देने के लिए कहा। अरे भाई, यहाँ फोटो नहीं खिंचाता है काजी बाजार में? एक सज्जन ने ललकारा। खिंचाता है जी, सीता के पिता चिहुक कर कहे और बड़े बेटे को भगाकर बलमा को बुलाया। 10 मिनट में बलमा कैमरा लटकाए हाजिर, फोटो खिंचाने लगा। फिर से साड़ी उठाई गई, अंगूठी पकड़कर दिखाई गई। सबने अपना अपना रुपया उठाकर फिर से रखा। सीता उठक बैठक करके सबके पैर छूती। बलमा स्माइल प्लीज प्लीज कहता और खचाक की आवाज से फोटो कैमरे में कैद हो जाती। बलमा सीता को कनखियों से देख थैंक यू जरूर कहता। उसके खत की दीवानी लड़कियों में एक सीता भी आज पर आई हो रही थी। यही बलमा की नियति बन चुकी थी। अपने जिन हाथों से वो लहू से प्रेम भरी पातियां लिखता, उसी हाथ से उनके सगुन की रस्म अदायगी की फोटो खींच 101 का नेग और मिठाई ले मुझे मन से सिर झुकाए चला जाता। सीता का ब्याह तय हो गया। दिन जाड़ों में पड़ा। हम शहर लौट आए। स्कूल शुरू हो गए और गांव की दुनिया, ये जो दुनिया है, वो स्मृति पटल में बंद हो गई। हाल फिलहाल तक वहां लड़कियों के गुलाबी प्रेम पत्रों के इंद्रधनुषी बितान नित्य नए करवट लेता। मैं तो अत्यधिक सावली रंग की लड़की, प्रेम पत्रों से वंचित, अक्सर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लड़कियों को सुनाकर उनके दिलचस्प किस्से सुनाती और सोचती कि ये पहले वाले प्यार का एहसास कैसा होता होगा। चल रही थी मैं दुनिया के मायावी रंगों की रंगोली बनाते बिगाड़ते, और दिन समय के घोड़े पर बैठा सर पर तड़बक तड़बक दौड़ा जा रहा था। हथेलियों पर ओस की बूंदें सुबह धूप से झाड़ में होठों पर रख लेती। आत्मा तृप्त होती, जैसे पी लिया हो अमृत, अंदर तक भीग जाती। सामने खिड़की से कोई झांकता सा महसूस होता और मैं धीरे से अंदर भाग जाती। एक लुक्का छिपी का खेल था। न वो पर्दा उठाता न मैं आगे बढ़ती। वो भ्रम था कि सपना, मैं सोचती रही। और बिहाने मन की डाली पर एक लाल कली प्रेम की लटक जाती। पुष्पित पल्लवित होने के मौसम की आस में मैं अक्सर भोरे अहाते में जाती, पर न जाने कौन सा भय था कि खिड़की पर आहट पाते सीधे घर में। खेला था, चलता रहा। इधर नवंबर में सीता दीदी का ब्याह हुआ और मैं सजी धजी साली की भूमिका में। बलमा भर मांडो कैमरा ले मंडराता, पूरे जगत को जैसे कैमरे में भर लेगा। उसका नागिन नाच तो कमाल का था। थोड़ी बहुत दारू का भी आलम था कि दांत में रुमाल दबाए साथ नाचने वाले के ऊपर पसर जाता। बेहद अश्लील नाच, जिसे औरतें आंचल से मुंह छिपाए उचक उचक कर देख रही थी। बलमा छाया हुआ था विवाह समारोह में। अम्मा के आदेश पर मेरी भी कुछ फोटो उसने मुझसे बिना पूछे स्माइल प्लीज कह के खींचा। खास परिहास, गीत ढोलक की थाप, मंत्रों का घोष और 7 फेरों के साथ रोती धोती सीता दी चली गई साजन के देश। एक एक कर सारी लड़कियां ब्याह कर चली गईं। छोटी बच्चियां सयानी हो गई, मैं बची रही। ललई चाचा की माई अम्मा से इस साल मुंह खोल कर कह दी, केकर बेटी में बीए करताड़ी सए बबुआ वो। लड़की उरट हो जात है, नीक लागे चाहे बाउर, बियाह का एगो उमर होला। अम्मा चुप ही रही। जानती थी कि मेरा रुदन ब्याह के फतवे को सुनते ही ऐसे होगा कि कोठा अटारी दहल जाएगी। एमे अंतिम वर्ष में पिता की देहरी से जड़ समेत मुझे उखाड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पे जारी हो गई। खिड़की वाला मामला भी जमा नहीं।
कॉलेज में किसी ने हसरत भरी निगाह से मुझे न देखा और न मुझे कोई जमा। मेरी दुनिया अलग, सोच अलग, विचार अलग। इस तरह उम्र के 22 साल बिना प्रेम पत्र लिखे निकल गए। आज जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते समय क्लास में बगल वाली लड़की की कॉपी के पीछे आई लव यू लिखा देखती हूँ, मन के कपाट हिलने डुलने लगते हैं और मैं लौटती हूँ 22 साल पहले की दुनिया में। वह मेरी दुनिया जिसे कलेजे से चिपकाए स्त्रियों की सैकड़ों पीढ़ियां मर जाती हैं, नैहर की अंतिम चुनरी पियरी की आस में। आज भी अम्मा गा रही हैं आम के नीचे बैठकर, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े बे, सैया से करदा मिलनवा हाय राम। हाय राम कहते उनका चेहरा गुलाबी हो जाता है, जैसे गीता सीता और उन तमाम लड़कियों का हुआ था जिनके पास गुलाबी प्रेम पत्रों का इतिहास था, और मैं हतभागी इससे वंचित रही। परीक्षा आते आते मैं विदा कर दी गई, छूट गया गली मोहल्ला, सखी सहेली, अपना घर पराया हो गया। एक सुनहरा पिंजरा जहां पहले शरीर कैद हुआ, फिर सपने। मायके जाती मऊ से ही लौट आई, लेकिन इस बार की गर्मियों में भाई ने कहा गांव चलेंगे। गांव चले तो मन की मुराद मिली। हम घर से निकले कार में, मैं अपने बच्चों और अपनी भावज के साथ। 40 मिनट में हम महारे चट्टी पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले भाई का आदेश था शिव जी के दर्शन, फिर यही नाश्ता और तब हम मंदिर के रास्ते पर अभी 4 ही कदम बढ़े थे कि पीछे से जोरदार आवाज आई, पंडित जी पांव लागी। आवाज जानी पहचानी। मैं झट पीछे मुड़ी। सामने से चेकदार लुंगी, गले में मैली गमछी, शरीर पर पीले से सफेद हो चुकी टी शर्ट पहने बलमा भागा चला आ रहा था। आते ही अम्मा का पैर छू, चाची पाव लागी, घिवा खरा दिले हई ले जाई। अम्मा मलकिन से चाची हो चुकी थी। मैं ध्यान से उसे देख रही थी। भाई से कहा उसने, दर्शन करके आइए, गरम गरम पकौड़ी निकल रही है डॉक्टर साहब। मैं हतप्रभ खड़ी उसे देखती रही। मैं देखती रही चट्टी से बाजार में बदल चुके महारे को। सड़क के दोनों तरफ लाइन से दुकानें, स्कूल, अस्पताल, कतार में यात्रियों की बाटें जोते ऑटो, ब्यूटी पार्लर, सैलून से लेकर आधुनिक साज सामान की अनगिनत दुकानें। नहीं दिखा तो केवल बलमा जी का स्टूडियो। भाई ने डांट लगाई, अब खड़े ही रहिएगा कि दर्शन करिएगा। हम चौराहे पर पहुंचे। भाई ने माँ से कहा, यही नाश्ता कर लेते हैं, सभी गांव चलकर कौन चूल्हा फूकेगा। सब कोने की चाय की दुकान पर पहुंचे। मैं दुकान का बोर्ड देखकर चूक गई, बलमा जी मिठाई वाले। बलमा टेबल पर अपनी गमछी से साफ कर सबको बिना कहे चाय पकौड़ी दे गया। बाजार की गरम चाय मिर्च की पकौड़ी बहुत दिनों बाद खाई। एक अजीब स्वाद होता है इन कचौड़ियों का, पकौड़ियों का। लाख जतन कर लो, घर में ऐसी नहीं बनती। सामने चूल्हे पर कढ़ाई में एक औरत लगातार पकौड़ियां तलती जा रही थी। शीशे की छोटी अलमारी में लड्डू और चिनिया बर्फी सजी थी। बलमा ने मेरे बच्चों के हाथों में टाफियां रख दी और खिलखिला कर कहा, स्माइल प्लीज प्लीज। बच्चे साथ साथ हंस पड़े। माँ के लिए घी का डब्बा दिया उसने। पकौड़ी तल रही औरत को पकड़ाकर हिदायत दी, साफ से रखना दुल्हन, और उसने स्वागत किया। मैंने माँ से पूछा, बलमा तो फोटो खींचता था। भाई हंस पड़ा, बेचारे का किसी ने कैमरा चुरा लिया, दूसरा खरीद नहीं पाया। ये कहते हुए वो हंसे जा रहा था। सुना है साला एक नंबर का लोफर था, हीरो ने किसी की लड़की के साथ देखकर इसे बहुत कूटा आंख के इशारे से। ये जो औरत थी दुकान पर, इसे भी कहीं से भगा कर लाया है। अम्मा ने मौन तोड़ा। अब घर घर कैमरा हो गया है, कौन यहाँ आकर फोटो खिंचवाएगा। भाभी ने कहा, अब तो मोबाइल में भी कैमरा होता है। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष था कि किसी को केवल फोटो खिंचाने के लिए बलमा जी के स्टूडियो आने की जरूरत नहीं थी। गांव शहर हो गया था। लौटते हुए बलमा जी मिले। मैंने उनसे पूछा, स्टूडियो क्यों बंद कर दिया। बलमा दर्द से भर उठा, गमछे से आंख की नमी पोंछते हुए बिफर पड़ा। अब जरूरत किसे है बहनी परजा पसारी की। हम तो गांव के रियाया परजा थे, नेक जोक पर खुश हो जाने वाले। अब तो लोगों को सब मोल मिल जाता है।
इस ससुरी मोबाइल तो और जुल्मी है। अब लड़की दिखाई पर मोबाइल से लोग फोटो खींच खींच के वीडियो भी बना लेते हैं। कौन महंगा फोटो खिंचवाएगा? मैंने हंसकर कहा, लेकिन उसकी फोटो तो वैसी नहीं आती जैसी कैमरे की। वो खुश हो गया। हाँ ये तो है, फोटोग्राफी तो कला है, एकदम कुम्हार के चाक जैसी। बड़े सधे हाथ से फोटो का एंगल ठीक बैठता है। ये जमाना क्या जाने कि कैमरा फोटो जो निकालता है वो मोबाइल और डिजिटल कैमरा क्या निकालेगा। लंबी सांस छोड़ते बलमा ने मेरे चेहरे की ओर देखकर कहा, ये इलाके की हजारों लड़कियों का ब्याह कराए हैं हम बहनी, आपकी भी फोटो खींची थी। अम्मा की तरफ देखकर उसने कहा, चाची ने बहुत शानदार पैंट शर्ट दिया था आपके ब्याह में। मैं मुस्कुरा कर रही। भाई हाट बाजार कर हमारे पास बैठ गया। बलमा भाई चाय पिलाइए तो निकला जाए। वो कैटली उठाकर भट्टी की तरफ चल पड़ा। भाई ने व्यंग से पूछा, क्या बतिया रहा था इतनी देर से? मैं उसके चेहरे को देखकर क्रोध दबाते हुए इतना ही कह सकी, अपना दर्द। भाई ने मुझे आवाज दी, चलिए, कहाँ अटकी? और हम गाड़ी पर बैठकर लौट चले। वो सब पीछे छूट गया। वो बलमा, वो मजनू मियाँ वाली फितरत जिससे मुझे बहुत नाराजगी थी, वह एकदम से अब मेरी सहानुभूति का पात्र बन चुका था। पता नहीं कब लौटूंगी उस देश जहाँ बलमा के रक्त रंजित असंख्य प्रेम पत्र बिखरे पड़े हैं, मेरे गांव की लड़कियों के मासूम प्रेम पत्रों में पगे हुए। मैं डूबती गई जैसे डूबती है शाम भोर के आगोश में, और गांव छूटता गया। अम्मा भी कम नहीं है। आप बलमा जी के सत्य को तलाशने के लिए मेरे गांव का टिकट मत कटवा लीजिएगा, सोनी पांडे ने कहा। बलमा का नाम बलमा कैसे पड़ा यह भी एक रहस्य है, जिसे केवल उस दौर की औरतें जानती हैं। यहाँ इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा। इस मामले में ये औरतें युधिष्ठिर के शाप से मुक्त हैं। आप जितना चाहे ज्ञान बघारें, उपदेश दे लें, वह एक ही राग अलापेंगी, ऊधो मन न भये 10-20। यदि बाबूजी से पूछेंगे तो वो अपनी गहरी धसी आंखों को सिकोड़ कर गंजे सिर पर हाथ फेरते अम्मा की तरफ प्रश्न उछालेंगे, ये बलमा कौन है जी? फिर मुस्कुराकर गहरा तंज कसेंगे, मोटरसाइकिलिया पर तो आपो बैठी थी। अम्मा उसी अदा से मानस सिर झुकाए गर्दन झुकाए उत्तर देंगी, ये बेबिया भी आजकल कुछ भी लिखती है। थोड़ा क्रोध भी आएगा अम्मा को। धम्म से मानस की पोथी बंद करके कहेंगी, जब लंका कांड आता है बवाल होता है। जी हाँ, बवाल की पूरी संभावना है, इसलिए तलाशना हो बलमा को तो रोकिए, हमारे गांव को कंक्रीट के जंगलों में बदलने से रोकिए। देखिएगा कि बलमा कहीं न कहीं किसी गांव की चट्टी पर अपने गले में कैमरा लटकाए मिल जाएगा, खचाक से फोटो खींचेगा और कहेगा, स्माइल प्लीज। तो ये बहुत कहानी। अच्छी कहानी, बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात अंकला मैम, जो मैं इस कहानी को बड़े गौर से सुनते हुए ये देख रही थी कि जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि जिस तरह से प्रेमचंद की हम कहानी पढ़ते हैं, उनके आसपास का गांव, आसपास की जगह नजर आती है सारी चीजें, वैसे ही एकदम उसी तरह का माहौल, उसी तरह की चीजें नजर आई। और कितनी अहम बात उन्होंने कहा कि ईंट और कंक्रीट का जंगल हम नहीं बनाए, उस वाकई में उस गांव को, देहात को, ताकि हमें इस तरह के कैरेक्टर मिले, क्योंकि अब पॉश कैरेक्टर हो गए हैं। हकीकत में वो पॉश नहीं है, लेकिन अब शो होता है, कहते हैं अपने को एक मुलम्मे में लपेटे हुए। और सबसे अहम बात है शंकला मैम कि जो इस कहानी में कि कितने ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा, ये नहीं किया कि ये पढ़ने वाले जाने की सोनी पांडे बहुत अच्छे परिवार की है, बहुत अच्छे जगह की है, बहुत हाई फाई शहर की है और इस तरह के सराउंडिंग, इसका इन्होंने ये ख्याल नहीं किया। हालांकि लोग सब कोई गांव से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन परहेज करते हैं उन लफ्जों के इस्तेमाल से, बहुत पौश तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन जिस जगह की आप कहानी लिख रही हैं, जिस तरीके से आप करती हैं, आपकी जब भी चीजें, जब भी आपके वॉल पर मैं पढ़ती हूँ, ऐसे ऐसे लफ्जों को, और मैंने कहा कि मैम आप इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल जरूर किया कीजिए ताकि ये डिक्शनरी में रहे, हमारी आने वाली नस्लें इसको देखें और जाने और समझे कि ये लफ्ज क्या है। जैसे कुछ कुछ चीजें, इनार की बात होती है, और गाजी करके नहीं कि वो बहुत एकदम गाजी गिराया इस तरह से, बहुत से मोगई है क्या, इस तरह से जो मौगा बोलते हैं हस्बैंड को, इस तरह की चीजें बड़े अच्छे अंदाज से जो लिखा वाकई में। सोनी सोनी पांडे जी अगर आप हैं तो मैं चाहूंगी कि अभी मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, आप लाइव होंगी अभी भी, मैं बिल्कुल आपको भेज रही हूँ। मैम सोनी नहीं, पांडे जी देख रही हैं? जी ये कहानी है, इसका जो किरदार है, दरअसल जी जी। ये कोई धुला पुछा रोमांटिक नायक नहीं है, है ना। ये बिल्कुल गांव की मिट्टी, उसकी जो उसका जो एक रंग होता है, दूसरा रंग होता है, उससे निकला हुआ एक आधा शहरी आधा गवई जैसा नायक है। और अ, एक निरीहता है इस नायक में, है ना। जो अब जब वो 14 साल की है तो उस तक वो सारी चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है उसको समझ में आ रहा है कि लड़कियों को खास करके प्रेम करने की आजादी का जो एक छोटा सा समय होता है, हम्म, उस समय को कैसे वो, केवल कैसा प्रेम है ये, केवल देखने का, चिट्ठी लिखने का, खून से खत लिखने का। तो ये जो एक लड़कियों के चारों तरफ वर्जनाओं का समाज जो उनका दम घोट देता है, वाह क्या बात है। खुश रहो खुश अद्भुत है रहो। मेरी आज की ये शाम, अविस्मरणीय है। मेरे सोनी लिए सोनी किसी पांडे बहुत जी, बड़े पुरस्कार से कम ठीक है। नहीं है कि आज आपने मेरी कहानी तो को पढ़ा। इतनी बार रोई तो हूँ आपके मुंह से इस कहानी को सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सोनी पांडे जी, आपका काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और जिस तरह से मैंने देखा कि किस किस तरह की चीजों को चंचला मैम जब ये इन्होंने लिखा, आप सोनी पांडे जी, हो सकता है आवाज मेरी इको कर रही हो सुनने वालों को, आप थोड़ा सा उसको वो कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। तो जिस तरह से आपने इसमें लिखा कि बच्चा कैंची चलाते हुए वो निकला था, अब देखिए आज की जनरेशन कैंची को नहीं जानती है, क्योंकि कैंची में चल के, फिर डंडे पे चलना, फिर पीछे कैरियर पे बैठ के चलाना, लास्ट में गड्डी पे चल के चढ़ के चलाना होता था। तो इस तरह की चीजें आना, और बहुत अच्छी बात है कि किताबों में इस तरह की चीजें जब आएंगी, कहानियों में आएंगी, तो एटलीस्ट आने वाली पीढ़ी पूछेगी तो ये कैसे चलाना क्या होता है। तो इस तरह की चीजें भी जीवन कर किया है आपने। और बहुत सी ऐसे, जैसे टायर, बच्चों के पास पहले इतने आसाइश नहीं होते थे, घरों में आसाइश नहीं होती थी, वो कहीं से पुराने टायर पाकर जो आपने लिखा ना सिर्फ उससे पतली डंडी से चलाते हुए वो चला गया। तो वाकई में जो हम लोग के वाले लोगों ने जो देखा है टायर को चलाते हुए, तो सारे लोग अपने बचपन में खो गए होंगे। सोनी पांडे जी, बहुत अच्छी कहानी। और गांव को, गांव के जहनियत को, और ये सबसे बड़ी बात कि बहुत लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो आया तो अरे जी उसका ये देखा वो देखा, जो ये वाली चीजें हैं वो बिल्कुल इस कहानी में नजर आ रही है। बहुत बहुत अच्छी कहानी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी चंचला मैम। नहीं, बहुत अच्छा लगा सोनी ने सुना। और मुझे ऐसा लगता है शबनम कि कहानियों को, अ, ऐसी ऐसी कहानियों को जो एक बड़ी दस्तखत करती हैं, इनको सुनाना चाहिए। और मैंने तो ये और तरीके से भी शुरू किया है। और काशी कला कस्तूरी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं ये कहानी, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैं ये कहानी पढूं। और इस कहानी के भीतर जो भाषा का जादू है ना। और जैसे मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ये भाषाएं हैं, जो भोजपुरी है, जो अवधी है, मैथिल है, तमाम जो भारतीय भाषाएं हैं जिनमें लोक का स्पंदन है, इनमें इतनी क्रियाएं हैं। और जानती हो किस भाषा में क्रियाएं होती हैं? भाषा में क्रियाएं जीवन की शक्ति है, ताकत है ना। क्रिया जो है वो भाषा की ताकत होती है। तो इस तरह से
2 दिन बाद हम लोगों का हिंदी दिवस है, हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी की तो जो थाट नहीं ही तो है हम वो ये लोगों है ने, कि जी चंद्रकला मैम, ये हिंदी दिवस का जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ये पखवाड़े के अंतर्गत ही हमारा समझ लीजिए ये साहित्य दर्पण का ये एक प्रोग्राम है। बिल्कुल। जी, और चंचला मैम तो जिस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने साहित्य दर्पण अपना एक, आप तो जानती हैं, आप तो काशी कला कस्तूरी की संरक्षिका है, कि जो ये साहित्य दर्पण का हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम रखा है कि महीने में हम लोग इस तरह की बातें करेंगे, कहीं कहानियों पर, लेखक पर, लेखिका पर, इस तरह के उपन्यासों पर। तो इस तरह की चीजें हम लोग करते ही हुए हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और खासकर कहानी का, कहानी पाठ, जो कहानियों पे सुनने का जो चलन खत्म हो गया है, मैं चाहूंगी, और आप जानती हैं कि काशी कला कस्तूरी तो रिवाइव करने का काम कर रहा है, पुनर्जीवित करने की जो चीजें खत्म हो रही है धीरे धीरे, उनको पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये भी चीज रखेंगे, कहानी पाठ महीने में एक दिन हम लोगों का ये प्रोग्राम होगा कहानी पाठ का, ताकि कहानियां सुनने का शौक पैदा हो बच्चों में, जो मोबाइल पे या इन दूसरी चीजों पे लगे हुए हैं। तो क्योंकि कहानियों से हमको जीवन मिलता है, कहानियों से हमको जीने की कला मिलती है, जीवन तो इंसान होता है, शब्दों का भंडार उसमें होता है। और ये भी पता चलता है कि लेखक या लेखिका ने किस माहौल में, वो लेखक लेखिका किस माहौल में वो जी रहा है, क्या उसके उस माहौल का उसके दिमाग पर क्या असर हुआ है, जो उसके उसके कहानियों में, उसके कलम में उतरा है। तो इस तरह की चीजें हम लोग जरूर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है सोनी को देखकर। और सोनी अपनी कहानी से भींगी हुई सी बैठी हुई है, और बहुत ही बहुत मुझे बहुत भी बहुत धन्यवाद। मजा आया। मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने तो मैं पढ़ने में लगी थी, तो मुझे पता नहीं कि कमेंट्स कैसे आए और क्या लोगों को कैसी लगी कहानी, उसको बाद में कमेंट्स देखेंगे। बहुत आए। मुझे लगता है कि चंचला मैम, 1000 से ज्यादा लोगों ने इसको सुना है। ये बड़ी हजार अच्छी से बहुत बात ज्यादा है। लोगों ने इसको सुना है, और वाह। काफी कमेंट्स थे। और अभी भी कम से कम 800-900 लोग तो अभी भी फिलहाल देख रहे हैं, और 1000 से ऊपर लोग हम मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बहुत हाँ, बड़ी बात है, बहुत अच्छा। इसके मतलब ये सब तरह की चीजें हम लोग को करना है, और ये रिवाइज का काम। और सोनी पांडे जी, वाकई में इनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि जो उनकी बिल्कुल आइडियल है, जो उनकी है ये। आइडियल है प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, आज उनके कहानी का पाठ कर रही हैं, पढ़ रही हैं। वाकई में एक राइटर के लिए, देखिए एक शबनम जी, एक लेखक के लिए उसके जीवन काल में उसका एक वरिष्ठ जो है इतना स्नेह दे रहा हो, उसकी कहानी को पढ़ रहा हो, तो ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आज की शाम मेरे लिए खास है। मैं आप दोनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और कहानी लिख दिया था, मैं नहीं जानती थी कि कहानी अपना गंतव्य कहाँ तक तय करेगी, कहाँ तक जाएगी। ये जो प्यार है ना आप लोगों का, ये मुझ जैसे व्यक्ति को जिंदा रखता है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस स्नेह के लिए, इस काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी पांडे जी, बहुत किसी भी, अ, कोई चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो लेखक हो, लेखिका हो, कोई भी हो, अगर उसके जिंदगी में उसके लिखने का रिवॉर्ड अगर मिलता है, वो सम्मान मिलता है, तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो जब चला जाए तब उसकी कहानियां पढ़ी जाए। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे चंद्रकला मैम, जब हम लोग कहानी का पाठ करेंगे तो लास्ट में हम लोग कहानीकार को भी बुलाएंगे, कथाकार को बुलाएंगे। और इस तरह से आज बहुत जैसे ही मैंने देखा सोनी पांडे, जबकि हमारे शेड्यूल में इस तरह का नहीं था कि सोनी पांडे जी रहेंगी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वो देख रही है, उनका मैसेज देखा, तो हमने फौरन लिंक भेज दिया और कहा कि नहीं, आप अब कहानी खत्म हो रही है, अब आपकी जरूरत है, आप आइए। तो इस तरह की चीजें, ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा लगता है कि जो भी इस तरह का मेहनत करने वाला है, चाहे कहानीकार हो या कलाकार हो, उसकी जिंदगी में उसकी चीजें उसके सामने अगर पढ़ी जाए तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। और हमको इस कहानी को मैंने कई बार पढ़ा है, और आज पढ़ना बहुत मजेदार लगा। आप सब लोगों ने सुना, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों का भी दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इतने वक्त तक
हमारे साथ जुड़े जुड़े रहे। और चंद्रकला मैम अभी भी इतने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं कि प्रोग्राम खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, कि जैसे लगता है कि जैसे प्रोग्राम खत्म करेंगे तो उनको लगेगा कि अरे खत्म हो गया। इतना ज्यादा इतने ज्यादा अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। तो लेकिन फिर भी प्रोग्राम मुझे खत्म करना है और 1.25 घंटा करीब हो गया है। 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम, लेकिन कुछ चीजें होती है कि वक्त की दरकार उसमें नहीं होती है। और इस वक्त हम लोगों ने वक्त नहीं देखा, कहानी को देखा, कहानीपन को देखा, और लिखने वाले के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, उस उम्र के लड़कियों के दिमाग में क्या चीजें होती हैं, क्या माहौल होता है, उन सब चीजों को मैंने देखा। और एक बार फिर हम लोग लौट चले गांव की इसलिए तरफ। भी ज्यादा लंबी है, मैंने कहानी को कई कई जगह से छोड़ा, क्योंकि ये लगा कि जो बात ज्यादा मतलब वो जुड़ी हुई बातें जितनी थी, लेकिन कहानी अपने चित्रण में और भी खूबसूरत है जब उसमें मौसमों के जिक्र आए हैं, जब बदलते हुए गांव के जिक्र आए हैं, तो वो और अच्छी होती है। लेकिन उसके लिए मुझे लगा कि उतना धीरज हमारे सुनने वालों के पास होगा कि नहीं, लेकिन वो चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं खरीद कर। इसमें बहुत सारी अच्छी कहानियां हैं। बलमा जी का स्टूडियो। तो सबको नमस्कार। हम सबको कह रहे हैं जी, सबको काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को मेरा आदाब, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और फिर अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार। आज लीव कर लीजिए मैम, आप लीव कर लीजिए। चंचला मैम लीव कर लीजिए, लीव हो जाए।